चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, रात के तकरीबन 11 बज रहे थे। मैं अपनी 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर बस से एक इमरजेंसी के चलते अपने घर लौट रहा था कि तभी अचानक हमारी बस एक जंगल के रास्ते से होकर एक कच्ची सड़क से गुजरी, जिसमें मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि कुछ देर पहले एक आदमी ने हमें चेतावनी दी तो कहा था, अरे भाई साहब, उस जंगल के रास्ते से मत जाना, उस जंगल में छलावे होते हैं। लेकिन इस चेतावनी के बाद भी ना जाने क्यों हमारा बस ड्राइवर उसी जंगल के कच्ची सड़क की ओर बस का रुख मोड़ दिया। मेरे चिंतित होने का सबसे बड़ा कारण था मेरी पत्नी, जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी, और मेरे घर वालों ने मुझे पहले चेतावनी दी थी कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आऊं। मैं इन्हीं ख्यालों में खोया हुआ था, अपनी पत्नी का हाथ थामे बस के एकदम पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक ही बस ड्राइवर ने बस की ब्रेक लगा दी और बस का कंडक्टर एकदम से बोल उठा, सब लोग बस की खिड़की दरवाजे बंद कर दें, बस के नीचे कोई जानवर या कोई चीज आ गई है, बस रोकी नहीं गई है बल्कि खुद पे खुद बंद पड़ गई है। कि तभी बस से कुछ लोग नीचे उतरे ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है, और मैं भी अपनी पत्नी को बस में बैठाकर एकदम से नीचे उतरा तो मालूम पड़ा कि बस का एक टायर पंचर हो गया है, जिसे बदलने में अब तकरीबन 2 घंटे लगने वाले थे। कि तभी बस के कंडक्टर ने एकदम से बस में बैठे सभी लोगों को कहा, यही थोड़ी दूर पर एक ढाबा है, आप लोग वहाँ चले जाइए, जैसे हम टायर बदल देते हैं आपको बुला लेंगे। बस ड्राइवर की बात सुनकर लगभग अब हम सब लोग उस ढाबे की ओर जाने लगे। मैंने अपनी पत्नी को भी अपने साथ में ले लिया और साथ ही अन्य कुछ लोग भी हमारे साथ आ रहे थे, और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग वहीं बस में ठहर गए। अब लोग पैदल चलते हुए रात के अंधेरे में जंगल के बीच से बनी कच्ची सड़क पर काफी आगे तक आ गए, लेकिन हमें वो ढाबा कहीं नहीं दिखा, जिससे परेशान होकर हम लोग घूम फिर के वापस से बस की ओर लौट ही रहे थे कि तभी अचानक ही हम में से एक लड़का बोल उठा, वो रहा ढाबा। दरअसल वाकई में एक छोटा सा ढाबा उस जंगल के किनारे सड़क से थोड़ी अंदर बना हुआ था, जिसे देखते हम तुरंत ही उस ढाबे की ओर बढ़े, और ढाबे पर पहुंचते ही सब लोग कुछ न कुछ खाने पीने लगे, और मैं भी वहीं अपनी पत्नी को लेकर एक खाट पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख जंगल से आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से घबरा गया और चारों तरफ अपनी नजरें घुमाकर देखने लगा। लेकिन ताज्जुब की बात तो ये थी कि इतनी तेज उस चीख को सुनने के बाद भी सब लोग अपने आप में मगन थे, जैसे मानो उस चीख को केवल मैंने ही सुना है। मैं बड़ी असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये चीख थी किसकी। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से पूछा, लेकिन मेरी पत्नी ने मेरे सवाल पर मुझसे कहा, नहीं तो मुझे ऐसा कोई चीख सुनाई नहीं दी थी। फिर मुझे लगा कि शायद ही मेरा भ्रम है कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से मेरे कान में कहा, बेटा ये तुम्हारा भ्रम नहीं है। तो दोस्तों, आखिर किसकी थी वो चीख, और आखिरकार क्या ऐसी जरूरत पड़ेगी कि मुझे अपने 5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को लेकर अपने गाँव बस से लौटना पड़ा। तो आइए जानते हैं इस घटना को और भी विस्तार से। दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रायपुर से निवास करता हूं। दोस्तों, ये वाकया है आज से तकरीबन 2 साल पहले का, जब मजबूरी में आकर मैंने एक ऐसा कदम उठाया था जिसके कारण मैं आज भी यहाँ वहाँ भटकता फिरता हूँ। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 19 वर्ष की थी और मैं एक लड़की के साथ बहुत ही ज्यादा गहरे रिलेशनशिप में पिछले 7-8 सालों से था, और उस वक्त मैं 12वीं कक्षा में था। मेरी जिंदगी ने ऐसी परिस्थिति में करवट ली जब मैं उस स्थिति को झेलने के योग्य नहीं था। तो आइए मैं विस्तार रूप से आपको समझाता हूँ। मेरे परिवार में हम कुल 6 जन हैं। मेरे माँ बाप और 3 छोटे भाई बहन, और मैं अपने घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ। जब मैं 9वीं कक्षा में था तब से मैं यूट्यूब पर काफी एक्टिव रहता था। मतलब कि मेरा एक सपना था कि मैं एक यूट्यूबर बनूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छे पैसे कमा लूंगा और मैं जिससे प्रेम करता हूँ उससे शादी भी हो जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जैसा हम सोचते हैं वैसा तो बिल्कुल भी नहीं होता। यूट्यूब में मैंने 3 साल गवा दिए। गलती मेरी ही है, मैंने एक काम पर फोकस ही नहीं किया और कई नए चैनल खोल लिए, सब छोड़कर केवल यूट्यूब वीडियो बनाता रहता। और हुआ ये था कि मैं पूरी तरह असफल रहा। ना तो मेरा पढ़ने में जी लगता और ना ही उस वक्त अब यूट्यूब पर वीडियो बनाने में। एक दिन मुझे उस लड़की का फोन आ गया जिसके साथ मैं 8 साल से रिलेशनशिप में था। उसने रोते मुझे बताया कि आज उसकी सगाई है, उसके घर वाले उसकी शादी के लिए लड़का देख रहे हैं और एक निश्चित जगह देखकर सब लोग वहां पर जा रहे हैं और वहीं उसकी सगाई होगी।
इतना कहते ही उसने फोन काट दिया और ये शब्द जैसे मेरे कानों में पड़े तो मेरे पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मैं पूरी तरह से हताश होकर बैठ गया और अपने आप को कोसने लगा, अपनी किस्मत को कोसने लगा कि ये मैंने कहां वक्त बर्बाद कर दिया है। जल्दबाजी में मैं अगले दिन ही लखनऊ के लिए निकल पड़ा। दरअसल वहां मेरा एक दोस्त एक कंपनी में काम किया करता था, जिसने मुझे जॉब में लगवाने की बातचीत की और मैं वहीं के लिए निकल गया। वहां पहुंचते मेरी 15,000 की नौकरी लग गई। हालांकि मैं ये काम करना तो नहीं चाहता था, लेकिन ना चाहते हुए भी मुझे ये करना पड़ रहा था। मैंने मेरे घर वालों से कहा था कि मैं 12वीं की एग्जाम देने घर लौटूंगा, लेकिन वहां जाने की असली वजह तो कुछ और ही थी। मैं अब काम पर लग गया। पहले दूसरे महीने तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जैसे कि उस कंपनी में मोबाइल अलाउ नहीं था। इस वजह से मैं अपना मोबाइल रूम पर ही रख कर जाता था और उन्हीं 15,000 में मुझे खाना पीना भी था और रूम भाड़ा भी देना था। और 12 घंटे की ड्यूटी उस वक्त मुझे अपनी गलतियों का एहसास पूरी तरह से करवा रही थी कि मैंने कैसे अपना इतना वक्त जाया किया यूट्यूब और सोशल मीडिया के चक्कर में। क्योंकि मैंने ना तो कोई स्किल सीखा था और न ही मेरे पास कोई ऐसी डिग्री थी जिसे दिखाकर मुझे कोई जॉब मिले। मजबूरी में मुझे ये करना पड़ा। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और लगभग 6 महीने के बाद मेरे पास कुछ पैसे हो गए थे और उधर निशा की शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। इस वजह से एक दिन मैं अपने कुछ दोस्तों की मदद से निशा को अपने पास भगा कर ले आया। लेकिन कुछ ही दिनों में निशा के घर वालों ने ये पता लगा लिया कि मैंने ही निशा से शादी की है, जिसके बाद उन लोगों ने मेरे खिलाफ FIR करवा दी और पुलिस मुझे और निशा को जगह जगह पर ढूंढने लगी। मैंने अपने मोबाइल नंबर बदल दिए और अब मैं पूरी तरह से उसी नौकरी पर निर्भर हो गया, क्योंकि अगर मैं काम नहीं करता तो मुझे अपनी और अपनी पत्नी का पेट पालना था। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और अब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट हो गई थी, जिससे मैं बहुत खुश था। और अब मैं और भी लगन के साथ काम करने लगा कि एक दिन मेरे गांव से मेरे एक दोस्त का फोन आया कि मैं गांव चला हूँ। मेरे घर पर हर दूसरे तीसरे दिन पुलिस आ रही थी। अगर मैं घर नहीं लौटा तो वे लोग शायद मेरे माँ बाप को प्रताड़ित करेंगे। मैं घबरा गया और जल्दबाजी में मैंने अपनी माँ के पास फोन मिलाया। मेरी माँ मुझसे रोते हुए एकदम से कहने लगी, बेटा घर चला, कुछ नहीं होगा, हम तेरी शादी उसी लड़की से करा देंगे। उन लोगों ने तो तेरे खिलाफ FIR करा दी है कि तूने लड़की को जबरन किडनैप किया है। अगर वो लड़की थाने में गवाही दे दे कि उसने अपनी मर्जी से तुझसे शादी की है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बस तू घर लौटा, वरना ये पुलिस वाले रोजाना पूछताछ करने हमारे घर आ जाते हैं। कि तभी मैंने अपनी माँ से बताया कि निशा अब लगभग 5 महीने की प्रेग्नेंट है। मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा, इस वक्त तो उसका ख्याल नहीं रख पाएगा, उसे घर लेकर ही आ, वो हमारी देखरेख में रहेगी तो बच्चा भी सुरक्षित होगा। मुझे भी अपनी माँ की बात कुछ ठीक लगी और मैं घर लौटने के लिए तैयार हो गया। मैं जिस कंपनी में काम कर रहा था, मैंने उस कंपनी से कुछ महीनों की छुट्टी ले ली और मैं अब निशा को लेकर सीधा बस स्टेशन पर जा पहुंचा और लखनऊ से बस पकड़ के मैं उत्तर प्रदेश के लिए रवाना हो गया। रात के तकरीबन 10 बजे तक हम बस में बैठ गए और बस अब अपनी गति से चल पड़ी। चारों तरफ शांति का माहौल था और अब सब लोग बस में धीरे धीरे सो ही रहे थे और मेरी पत्नी भी मेरे बगल के सीट पर बैठी मेरे कंधे के सहारे सोने की कोशिश कर रही थी। धीरे धीरे हमें बस में बैठे हुए 1 घंटा बीत गया कि तभी एक आदमी सामने से बस को रोकने का इशारा करने लगा। बस ड्राइवर ने भी बस रोक दी कि तभी उस आदमी ने कहा, साहब जी उस जंगल के रास्ते से मत जाइएगा। उस आदमी को जवाब देते हुए बस कंडक्टर ने बोला, लेकिन मैन हाईवे खराब है और कोई विकल्प नहीं हमारे पास, इसी रास्ते से जाना पड़ेगा। कि तभी उस आदमी ने बोला, उस जंगल में छलावे रहते हैं, आगे आपकी मर्जी। दोस्तों रात के तकरीबन 11 बजे हमारी बस हाईवे को छोड़कर उसी जंगल के रास्ते से बने कच्ची सड़क की ओर आगे बढ़ी, जिससे मैं थोड़ा घबरा गया क्योंकि अभी कुछ देर पहले उस आदमी ने हमें चेतावनी देते हुए उस रास्ते से जाने से मना किया था। मेरे चिंतित होने का सबसे बड़ा यही कारण था, मेरी पत्नी जो कि 5 महीने की प्रेग्नेंट थी और मेरे घर वालों ने मुझे पहले चेतावनी दी थी कि मैं जल्द से जल्द अपनी पत्नी को लेकर घर लौट आऊं। मैं इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ अपनी पत्नी का हाथ थामे बैठा हुआ था कि तभी अचानक ही बस ड्राइवर ने बस का ब्रेक लगा दिया और बस का कंडक्टर एकदम से बोल उठा, सब लोग बस की खिड़की दरवाजे बंद कर लें, बस के नीचे कोई जानवर या कोई चीज आ गई है, बस रुकी नहीं गई है बल्कि खुद पे खुद बंद पड़ गई है। कि तभी बस से कुछ लोग नीचे उतरे ये देखने के लिए कि आखिर बात क्या है और मैं भी अपनी पत्नी को बस में बैठाकर
एकदम से नीचे उतरा तो मालूम पड़ा कि बस का एक टायर पंचर हो गया है, जिसे बदलने में अब तकरीबन 2 घंटे लगने वाले थे कि तभी बस के कंडक्टर ने एकदम से बस में बैठे सभी लोगों को बोला, यहीं थोड़ी दूर पर एक ढाबा है, आप लोग वहाँ चले जाइए, जैसे हम टायर बदल लेंगे आपको बुला लेंगे। बस ड्राइवर की बात सुनकर लगभग अब हम सब लोग उस ढाबे की ओर जाने लगे। मैंने अपनी पत्नी को भी अपने साथ में ले लिया और साथ ही अन्य कुछ लोग भी हमारे साथ आ रहे थे और कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग भी बस में ठहर गए। अब हम लोग पैदल चलते हुए रात के अंधेरे में जंगल के बीच से बने कच्ची सड़क पर काफी आगे तक आ गए, लेकिन हमें वो ढाबा कहीं नहीं दिखा, जिससे परेशान होकर हम लोग घूमकर वापस से बस की ओर लौट ही रहे थे कि तभी अचानक ही हम में से एक लड़का बोल उठा, वो रहा ढाबा, चलो चलते हैं वहाँ पर। दरअसल वाकई में एक छोटा सा ढाबा उस जंगल के किनारे सड़क से थोड़ी अंदर बना हुआ था, जिसे देखते हम तुरंत उस ढाबे की ओर बढ़े और ढाबे पर पहुंचते सब लोग कुछ न कुछ खाने पीने लगे और मैं भी वहीं अपनी पत्नी को लेकर एक खाट पर बैठा हुआ था कि तभी अचानक एक दिल दहला देने वाली दर्दनाक चीख जंगल से आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से घबरा उठा और चारों तरफ अपनी नजर घुमाकर देखने लगा। लेकिन दोस्तों ताज्जुब तो ये था कि इतनी तेज उस चीख को सुनने के बाद भी सब लोग अपने आप में मगन थे, जैसे मानो उस चीख को केवल मैंने ही सुना है। मैं बड़ी असमंजस में पड़ गया कि आखिर ये चीख किसकी थी। मैंने इस बारे में अपनी पत्नी से भी पूछा, लेकिन मेरे सवाल पर मेरी पत्नी ने मुझसे कहा, नहीं तो मुझे तो ऐसी कोई चीख सुनाई नहीं दी। मुझे लगा कि शायद ये मेरा भ्रम है कि तभी किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से मेरे कान में कहा, नहीं बेटा ये तुम्हारा भ्रम नहीं है, ये छलावा है। मैं थोड़ा घबरा गया और पीछे मुड़कर मैंने देखा तो एक अधेड़ उम्र का आदमी ठीक मेरे पीछे खड़ा था। मैंने उस आदमी से पूछा, क्या बात कर रहे हैं आप, कौन है आप? लेकिन उस आदमी ने मेरी बात का कोई जवाब ही नहीं दिया और कुछ देर खामोशी तोड़ने के बाद उस आदमी ने मुझे एकदम से कहा, जितनी जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। अभी उस आदमी से मैं कुछ पूछने वाला था कि एक बार फिर वही चीख मुझे सुनाई दी जो कि हमारे बस की ओर से आ रही थी। उस चीख को सुनते मैं एकदम से अपनी जगह से उठा और जोर जोर से मेरे साथ बैठे लोगों से कहने लगा, हमें बस की ओर निकलना चाहिए, कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन इस बार शायद वो चीख मेरे साथ और भी लोगों ने सुनी थी। इसी वजह से हम सब बस के पास पहुंचे तो सामने का वो भयावह दृश्य देखकर मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। दरअसल हमने देखा कि बस ड्राइवर अपनी जगह पर बेहोश पड़ा था और बस के पास काफी खून जमा हुआ था। और जब हमने टॉर्च जलाकर ध्यान से देखा तो बस के पास से किसी को जंगल की ओर घसीटे जाने का निशान बना हुआ था, जिसे देखते ही हमें ये समझने में देरी नहीं लगी कि जरूर ही किसी जानवर ने उस बस के कंडक्टर को घसीटते हुए ले गया है। मैंने बस के ड्राइवर के ऊपर पानी की छींटे मारी, जिससे वो होश में आ गया। सारे यात्रियों में अफरा तफरी मची हुई थी। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि उस बस कंडक्टर ने बस का टायर बदल दिया था। होश में आते ही बस का ड्राइवर रोने लगा तो उसे देखकर ये साफ मालूम चल रहा था कि उसने जरूरी कुछ ऐसा देख लिया है जिस पर यकीन कर पाना शायद मुमकिन ना था। फिर भी बस के ड्राइवर ने हिम्मत कसते हुए सभी यात्रियों को चेतावनी देते कहा, सब लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए। और ड्राइवर के इतना कहते ही हम सब अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। हमारे बैठते उस बस ड्राइवर ने बस को स्टार्ट किया और उसी जंगल के कच्चे रास्ते से बस भगानी शुरू कर दी कि तभी अचानक ही ऐसा लगा कि कोई बहुत ही भारी चीज बस से टकराई है, जिसने पूरे बस को झकझोर कर रख दिया। मैंने बस की खिड़की से बाहर की ओर जैसी नजर घुमाई तो सामने का जो भयानक दृश्य मैंने देखा था उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल मैंने देखा कि तकरीबन 10 फीट का एक बेहद ही काला साया, जो कि शायद किसी भेड़िए के रूप में था, उसकी सुर्ख लाल आंखें काले अंधेरे को चीरती हुई चमक रही थी। मैं इतना घबरा गया कि मैंने अपनी और अपनी पत्नी की आंखें बंद कर ली। बस अपनी पूरी रफ्तार से चल रही थी कि तभी अचानक एक औरत की चीख निकल गई। शायद उस औरत ने भी उस शैतान को देख लिया। बस में पूरा डर का माहौल बना हुआ था। किसी के अंदर अब जरा भी हिम्मत नहीं बची थी कि तभी मुझे उस आदमी की कही गई बात याद आ गई, जो कि ये थी कि इस रोड पर छलावे रहते हैं। मैंने इनके किस्से कहानियां अपनी दादी से बहुत बार सुनी थी। लोगों को आश्वासन देते हुए मैं कहने लगा, जो कुछ भी आप देख रहे हैं ऐसा हकीकत में कुछ नहीं है, ये सब एक छलावा है, क्योंकि वो हमें डराकर हमारी बस के एक्सीडेंट कराकर हमें मारना चाहता है और अपने साथ लेकर जाना चाहता है। लेकिन डर लोगों पर इतना हावी हो चुका था कि कोई सुनने तक को तैयार नहीं था कि तभी अचानक ही मेरी नजर सामने की ओर कुछ दूरी पर शमशान घाट पर बने
भगवान शिव के मंदिर पर पड़ी, जिसे देखकर मैं चीखते हुए कहने लगा, ड्राइवर साहब बस को मंदिर की ओर मोड़ लो। मैं केवल यही बोलकर चीखे जा रहा था, मेरी बात पर उस बस ड्राइवर ने बस को एकदम से मंदिर की ओर घुमा दिया। लेकिन बस की रफ्तार तेज होने के कारण हमारी बस उसी क्षण पलट गई और घसीटते उस मंदिर से आ सटी। बस के एकदम से पलटने के कारण मेरे सिर पर गहरी चोट का एहसानीय दर्द महसूस हुआ और देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि बहुत से लोग बस को घेरे हुए खड़े थे और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। और एक बार फिर से दर्द के कारण मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि मैं हॉस्पिटल में लेटा हुआ था और मेरे बगल में मेरी पत्नी थी, जो कि पूरी तरह से रो रही थी। और जब मैंने उसके रोने का कारण पूछा तो मुझे मालूम चला कि हमारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, इस घटना ने मेरी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों बड़ी मुश्किल से अपने घर लौटे और ये सफर हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बनकर रह गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें।